नमस्कार साथियों, वैदिक काल आपको हम पढ़ा रहे थे। वैदिक काल और वैदिक काल का टाइम जोन हम आपको दे दिए थे 1500 BC से 600 BC। फिर आपको हमने क्या कहा था कि इसमें दो खंड हैं, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल फिर हमने आपसे क्या बताया, इसका टाइम पीरियड क्या है 1500 BC से 1000 BC और इसका टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में अंतर क्या था, तो वो हमने बताया था कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो लोहा है। क्या है? लोहा। 950 BC में लोहे का आगमन हुआ था उसी समय, और यही दोनों में प्रमुख अंतर है। फिर हमने पर्सनल जिक्र किया था किसका? पूर्व वैदिक काल का। हेडिंग डलवाई थी पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल में क्या बताया था आपसे? विस्तार। पूर्व वैदिक काल का विस्तार कितना बताया था कि ये अफगानिस्तान से पंजाब तक, अफगानिस्तान से पंजाब तक फैला हुआ है। और इसकी जो चर्चा हुई है वो चर्चा कहाँ हुई है? ऋग्वेद में। फिर ऋग्वेद के प्रमुख देवता के बारे में हमने जिक्र किया था कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण और अग्नि। फिर ऋग्वेद में मंडल की बात कही गई थी। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10। 2 से 7 पुराने मंडल हैं, पुराने मंडल, और 8, 9, 10। 8, 9, 10 कैसे मंडल हैं? नए मंडल। 8, 9, 10 ये नए मंडल है। इतना तक आप लोगों को बताए थे पहले वीडियो में। आज आपको बताते हैं आर्य की प्रमुख नदी। आर्य की प्रमुख नदी। आर्य की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। क्योंकि इसी सिंधु से आर्य अपना पशुपालन, कृषि उस समय ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन पशुपालन, पीने योग्य पानी, इन सब का प्रमुख संसाधन क्या था? सिंधु नदी ही थी पानी का। इसलिए आर्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। लेकिन आर्य के सर्वश्रेष्ठ नदी की बात करें, सर्वश्रेष्ठ नदी की बात करें तो आर्य की सर्वश्रेष्ठ नदी थी सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा। नदी तमा मतलब नदियों में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। फिर आर्यों की भाषा के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। आर्य की भाषा क्या थी? आर्य की भाषा संस्कृत प्राग भाषा थी। संस्कृत प्राग भाषा, संस्कृत प्राग भाषा, ये आपसे हमने बताया था। आर्य अपने आप को विद्वान कहते थे और यहाँ के लोगों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। दास या दस्यु कहते थे। उसी समय आर्य जो है जब कभी युद्ध करते थे, समझो, चूंकि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। 250 सूक्त का प्रयोग किया गया है इनके लिए। कितने सूक्त का? 250। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे और आर्य लोग इंद्र को ही पुरंदर कहते थे। क्या कहते थे? पुरंदर। पुरंदर का मतलब हमने बताया था किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। और आर्य लोग जो है इंद्र को जिम्मेदारी देते थे, इन्हें जिम्मेदारी देते थे कि प्रभु हमारी रक्षा करना, हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं, प्रभु रक्षा करना, हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं और उसमें हमारी रक्षा करना, ये आर्य इंद्र से कहते थे। और ऐसे दशा में आर्य जीत भी जाते थे। आर्य जीत भी जाते थे। जीत भी जाते थे। क्यों जीतते थे? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आर्यों के पास अश्वचालित रथ थे। कैसा रथ? अश्वचालित रथ।
और ये जो अश्वचालित रथ है ये युद्ध में गति प्रदान करता है, युद्ध में गति प्रदान करता है। ये प्रमुख विशेषता थी जिससे आर्य लोग जीत जाते थे, क्योंकि आर्यों के पास अश्वचालित रथ थे और ये युद्ध में गति प्रदान कर देता था, तो वो लोग आराम से जीत जाते थे। आर्य के प्रमुख कबीले भी थे, आर्य के प्रमुख कबीले, तो आर्य के प्रमुख 5 कबीले थे। कितने? 5। कौन कौन से? आर्य के प्रमुख कबीले 5 कौन कौन से थे? पुरु, द्रुह, तीसरा तुर्वस, चौथा यदु, पांचवा अनु, पुरु, द्रुह, तुर्वस, यदु, ये 5 कबीले थे। आर्य के वंश की बात करें, आर्य के वंश की, तो ये त्रत्सु वंश थे। किस वंश से? त्रत्सु वंश। इसी को भरत वंश भी कहा जाता है, और भरत वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भरत वंश के ही नाम पे पड़ा था। भरत वंश में कंडीशन उस समय क्या थी? भरत वंश की कंडीशन उस समय ये थी कि भरत वंश हमारा सबसे बड़ा वंश था उस समय। वहीं पे 10 राजाओं से संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष किस लिए होता है? संघर्ष इसलिए होता है कि उस समय भरत वंश के जो पुरोहित थे हमारे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। और राजा सुदास जो थे, राजा सुदास उस समय भरत वंश के राजा थे, उन्होंने पुरोहित के रूप में विश्वामित्र को हटा दिया था और वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, जिसके कारण ये विश्वामित्र जो है कई राजाओं को इकट्ठा किए, 10 राजाओं को इकट्ठा किए, और उसी समय गायत्री मंत्र का रचना करी। 10 राजाओं को इकट्ठा किया और गायत्री मंत्र की रचना करी, और एक युद्ध लड़ा जिसे दशराग युद्ध कहते थे। कौन सा युद्ध कहते हैं? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध में क्या कंडीशन थी? एक ओर भरत वंश था और दूसरी ओर जो युद्ध हुआ किससे हुआ? 10 राजाओं के समूह से। 10 राजाओं के समूह से युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया कहाँ? रावी नदी के तट पर। किस नदी पे? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी को परुष्णी भी कहते हैं। परुष्णी, ध्यान देना, रावी नदी को परुष्णी नदी भी कहते हैं। ये जो भरत वंश है, ये भरत वंश जो आर्य के प्रमुख 5 कबीले थे, पंचजन ने कहा जाता है। 5 कबीलों को क्या कहा जाता है? पंचजन और भरत वंश। यही दोनों वंश मिलकर कुरु वंश बना। पंचजन किसे कहा जाता था? आर्य के प्रमुख जो 5 कबीले थे उनको, 5 कबीले को पंचजन भी कहा जाता था, और एक भरत वंश। इन दोनों को मिलाकर किस वंश, कौन सा वंश बन जाता है? कुरु वंश, जिसे हम कुरुजन भी कहते हैं। अब लिख कुरुजन, तो परीक्षा में चाहे कुरुजन आए चाहे कुरु वंश आए, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर आइए, और कुरुजन को ही कौरव कहा जाता था। आर्य के भौतिक जीवन के बारे में बात करें। आर्य के भौतिक जीवन, आर्य के अगर हम भौतिक जीवन के बारे में बात करें तो आर्य का भौतिक जीवन बहुत सुखमय था। क्यों था? क्योंकि ये लोग युद्ध करते थे और युद्ध में हमेशा जीतते थे। और जीतते क्यों थे? जीतते इसलिए थे कि इनके पास घोड़े थे, रथ था स्वचालित,
और कांसे के हथियार थे, कांसे के हथियार थे जो जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। क्योंकि अगर आपके पास युद्ध का मतलब क्या होता है, युद्ध का मतलब होता है गति प्रदान करना, और युद्ध में अगर गति है तो वो युद्ध आप जीत जाते हैं। और ये सब मिल के युद्ध में गति देते थे, युद्ध में गति प्रदान करते थे, इसलिए आज युद्ध जीत जाते थे बड़े आसानी से। और इनका अगर मुख्य कृषि देखें तो इनका सबसे बड़ा पशुपालन ही उस समय था। क्या था? पशुपालन। पशुपालन उस समय मुख्य था। और कृषि की कंडीशन क्या थी? कृषि गौड़ विषय थी, गौड़ विषय। क्योंकि उस समय हल तो था नहीं, तो हल न होने के कारण कृषि भूमि थी, तो लोग क्या करते थे, आर्य प्रमुख जो अपनी गाय चराते थे, और गाय चराते नहीं थे, मतलब उस समय गाय वगैरह बहुत ज़्यादा थी और गाय का सम्मान करते थे आर्य लोग, इसलिए ये लोग पशुपालन किया करते थे। और किसी में गति प्रदान नहीं हो पाई, चूँकि उस समय हल तो मिला नहीं था, इसलिए कृषि गौड़ विषय के रूप में था, लेकिन मुख्य क्या था? मेरा पशुपालन मुख्य था उस समय। तो आर्यों का प्रमुख, अगर कहें कि प्रमुख क्या था, तो प्रमुख में पशुपालन था। क्योंकि कृषि के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उस समय जो कृषि का साक्ष्य मिला था उसमें फाल मिला था। फाल किसका मिला था? लकड़ी का। इससे ये लगता है कि कृषि तो होती थी, कृषि तो होती थी, लेकिन मुख्य नहीं थी। कैसी थी? गौड़ विषय। क्योंकि लकड़ी का फाल मिला था, लोहे का होता तो गति प्रदान करता और अच्छे से किसानी होती, लेकिन लकड़ी का मिला इसलिए उतना नहीं होती थी। पशुपालन उस समय जबरदस्त पशुपालन का कार्य होता था। और गाय एक प्रमुख थी, गाय का एक प्रमुख स्थान था उस समय, प्रमुख स्थान था। और गाय के लिए गोविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? गोविष्ठ शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है ऋग्वेद में। गाय के लिए गोविष्ठ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, भूमि राजा का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि उसमें क्या था कि बहुत सभा और समिति थी, तो सब सभा और समिति और विदत ये सब मिलकर एक रूप से जो जिसको राजा करते थे, वही राजा जो है उसकी रक्षा करता था। अधिकार नहीं था, रक्षा करने वाला काम किसका था? राजा का। तो वो राजा रक्षा करता था, लेकिन उस समय निजी स्वामित्व वाली कंडीशन नहीं थी कि भूमि में राजा की है, तो निजी स्वामित्व का अधिकार नहीं था, नहीं था। भूमि पर वही सभा समिति विदत इन्हीं का अधिकार होता था। तो एक तरह से हम कह सकते थे भूमि पर समूह का अधिकार होता था। किसका अधिकार होता था? समूह का अधिकार होता था। भौतिक जीवन में अगर देखें और तो भौतिक जीवन में बढ़ई भी थे, चर्मकार भी थे, बुनकर भी, कुम्हार भी, सब लोग दिखाई पड़ते हैं। धातु की बात करें तो उस समय प्रमुख जो है कांसा धातु थी। कौन सी धातु? कांसा, तांबा। यही इन्हें आर्य लोग अयस कहते थे। आर्य इन्हें क्या कहते थे? अयस। आर्य इन्हें क्या कहते थे? अयस। कांसा को आर्य लोग क्या कहते थे? अयस कहते थे। घर की बात करें तो इनके जो घर थे, आर्य के घर मिट्टी के थे। किसके? मिट्टी के। आर्य के घर उस समय मिट्टी के बने थे, मिट्टी के बने थे। ये हो गया घर की बात। अब आर्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। आर्य की राज्य व्यवस्था कैसी थी? राज्य व्यवस्था, आर्यों के आर्य राज्य व्यवस्था के बारे में हमें बताना है, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखिए, प्रमुख कुल मिलकर, जैसे ये कुल है, कुल किसे कहा जाता था? कुल का मतलब उस परिवार में सदस्यों की संख्या। भाई एक ही परिवार हो, एक परिवार में 7 लोग हैं मान लीजिए। कितने लोग? 7 लोग।
तो अब 7 लोग मिलाकर एक कुल का निर्माण कर देंगे ना। कोई भाई होगा, पिता होगा, माता होगी, बहन होंगे, सब लोग ये सब होंगे। तो लोग, एक परिवार के सदस्यों की संख्या उस समय क्या कहलाती थी? कुल। और कई कुल मिलते थे, कई कुल ऐसे से मिलकर किसका निर्माण कर देते थे? ग्राम का। भाई ये 7 एक कुल के, 6 एक कुल के, 5 एक कुल के, 3 एक कुल के, 4 एक कुल के, 2 एक कुल के। जब ये सब मिलते थे तो किसका निर्माण करते थे? ग्राम का निर्माण कर देते थे। और कई ग्राम मिलते होंगे, जब कई ग्राम मिलते होंगे तो उस समय विष का निर्माण कर दिया जाता था। और कई विष मिलते हैं, कई विष मिलकर जन का निर्माण कर देते थे। किसका निर्माण? जन का। इसी तरीके से चला जाता है। और कई जन मिलकर जनपद का निर्माण कर देंगे, और कई जनपद मिलकर राष्ट्र का निर्माण कर देंगे। तो जो सिस्टम है, पहले कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विष, विष से जन, जन से जनपद, और जनपद से एक राष्ट्र का निर्माण। इसी तरीके से इनका बनता आगे तक चला गया। कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विष, विष से जन, जन से जनपद, और जनपद से राष्ट्र का निर्माण। जैसे अभी उत्तर वैदिक काल देखेंगे, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। फिर 16 महाजनपद देखेंगे, फिर मगध वंश देखेंगे। तो ऐसे ऐसे ग्रामीण से नगर, और नगर से जनपद, और जनपद से एक राष्ट्र बनेगा। तो इसी तरीके से चला जाएगा। तो हम आपको राज्य व्यवस्था के बारे में डिटेलिंग अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।